बंगाल एक ऐसी धरती जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने कविताएं लिखी, जहाँ विवेकानंद ने दुनिया को जगाया और सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का सपना देखा। वो बंगाल जो कभी पूरे हिंदुस्तान की रोशनी था, आज उसी बंगाल के नौजवान के पास काम नहीं है। आज उसी बंगाल की बेटियां रात को अकेले निकलने से डरती हैं। यह कैसे हुआ? वो बंगाल जिसकी कैपिटल इनकम कभी पूरे देश में सबसे ऊंची थी, वो बंगाल जहां टाटा जैसे उद्योगपति फैक्ट्री लगाना चाहते थे, वो बंगाल जो भारत का इंडस्ट्रियल क्राउन था, उसे किसने तोड़ा? एक औरत जो सफेद साड़ी पहनती थी, खुद को दीदी कहलवाती थी और 15 साल तक उसने जो किया वो इस देश का सबसे बड़ा धोखा था। घोटाले, गुंडागर्दी, खून, झूठ और जब एक बेटी की लाश हॉस्पिटल में मिली तब बंगाल जागा। तब बंगाल ने हिसाब मांगा। रुकिए मत, क्योंकि यह सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ममता दीदी की सरकार से बीजेपी सरकार तक की कहानी। कोलकाता जो कभी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सपना था। एक ऐसी धरती जहाँ से पूरे देश को रोशनी निकलती थी। आजादी के बाद जब भारत खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तब बंगाल पहले से खड़ा था। हावड़ा का इंजीनियरिंग हब, दुर्गापुर का स्टील प्लांट, हदिया का बंदरगाह, हजारों जूट मिल्स, ये सब बंगाल की ताकत थे। देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस यही था। कोलकाता की सड़कों पर टाटा, बिरला, इन नामों की जड़ें बंगाल से जुड़ी थी। देश का पहला मेट्रो यहाँ चला, देश की पहली फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पली, देश की पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी यहाँ बनी। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बंगाल भारत का दिल था। लेकिन जो दिल एक बार टूट जाए, उसे जोड़ने में पूरी उम्र लग जाती है। बंगाल को किसी दुश्मन ने नहीं तोड़ा, बंगाल को उन्होंने तोड़ा जो खुद को उसका रखवाला कहते थे। साल 1977 लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। शुरुआत में लगा शायद यह अलग होगा, लेकिन जो हुआ वह बंगाल के लिए अभिशाप बन गया। 34 साल तक एक ही पार्टी, एक ही सोच। फैक्ट्रीज बंद होने लगी, इन्वेस्टर्स भागने लगे, ट्रेड यूनियन के नाम पर काम ठप करवाया जाने लगा। जो उद्योगपति बंगाल में पैसा लगाना चाहता था, उसे पहले पार्टी को खुश करना पड़ता था। धीरे धीरे बंगाल की इंडस्ट्री गुजरात चली गई, महाराष्ट्र चली गई, तमिलनाडु चली गई और बंगाल रह गया सिर्फ नारों के साथ। फिर आया वह पल जो बंगाल की तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ था। टाटा ग्रुप ने बंगाल में नैनो कार फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। सिंगूर में जमीन मिली, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, लाखों नौकरियों की उम्मीद और एक पूरी नई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। लेकिन एक औरत को यह मंजूर नहीं था, ममता बनर्जी। उन्होंने सिंगूर में धरना दिया, आंदोलन किया, जमीन अधिग्रहण को रोका। महीनों तक राजनीतिक चलती रही और आखिरकार टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा। नैनो फैक्ट्री गुजरात के सारण में चली गई। उस दिन बंगाल ने सिर्फ यह फैक्ट्री नहीं खोई, उस दिन बंगाल ने अपना भविष्य खोया। हर वो इन्वेस्टर जो बंगाल में आना चाहता था, उसने सिंगूर देखा और वापस चला गया। मैसेज साफ था, बंगाल में इंडस्ट्री सेफ नहीं है। लेकिन ममता को इसकी परवाह नहीं थी, उन्हें परवाह थी सत्ता की। साल 2011 लेफ्ट का 34 साल का राज खत्म हुआ। बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी। ममता बनर्जी परिवर्तन का नारा लेकर आई। लोगों ने उन्हें भारी बहुमत दिया। उम्मीद थी अब बंगाल बदलेगा। बंगाल बदला, लेकिन बेहतर नहीं हुआ। लेफ्ट का एक तानाशाही राज खत्म हुआ और उसकी जगह आया एक और तानाशाही राज। बस फर्क इतना था, इस बार तानाशाह एक औरत थी। इस बार तानाशाह सफेद साड़ी पहनती थी। इस बार तानाशाह खुद को दीदी कहलवाती थी। राजनीतिक सत्ता मिलते ही ममता बनर्जी ने एक काम सबसे पहले किया, विरोध की आवाज बंद करना। बंगाल में कोई नया कानून नहीं आया, कोई नया आदेश नहीं आया, बस एक संदेश गया, टीएमसी का विरोध करने वालों की खैर नहीं। और उस संदेश को जमीन पर उतारने के लिए तैयार थे टीएमसी के गुंडे। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी, यह खुलेआम होता था, दिन दहाड़े सबके सामने, और पुलिस देखती रहती थी, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं की थी। ममता सरकार ने चलाई फ्री बीज की राजनीति। सरकारी योजनाएं जैसे कन्याश्री, लड़कियों को पैसे, स्वास्थ्य साथी, हेल्थ कार्ड, नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जरा रुकिए, यह पैसे आ कहां से रहे थे? बंगाल पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। 2011 में जब ममता आई, तब कर्ज था लगभग 2 लाख करोड़ और उनके राज में यह बढ़ते बढ़ते 6 लाख करोड़ के पार चला गया। यानी हर बंगाली के सिर पर कर्ज, हर बच्चे के सिर पर कर्ज। लेकिन ममता को इलेक्शन जीतना था, तो फ्री बीज चलती रही। रोड्स नहीं बनी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, स्कूल
स्कूल में टीचर्स नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं आई, जॉब्स नहीं थी, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले हर घर में पैसे पहुंच जाते थे और जब पैसे कम पड़े तो घोटाले शुरू हुए। शारदा चिट फंड स्कैम, लाखों गरीब लोगों की जमा पूंजी डूब गई, विधवाओं की सेविंग्स गई, मजदूरों की कमाई गई और टीएमसी के नेता उस पैसों पर मौज करते रहे। नारदा स्टिंग ऑपरेशन, हिडन कैमरा में टीएमसी के नेता खुलेआम रिश्वत लेते दिखे, करोड़ों रुपए थैलियों में बिना किसी शर्म के। और फिर आया सबसे बड़ा घोटाला, एसएससी टीचर रिक्वायरमेंट स्कैम। बंगाल के हजारों बेरोजगार नौजवानों ने सरकारी टीचर बनने के लिए एग्जाम दिया, पास भी हुए, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि नौकरियां बिक रही थी, पैसे दो नौकरी लो। 2018 पंचायत इलेक्शन, बीजेपी ने कैंडिडेट्स उतारने की कोशिश की, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म भरने भी नहीं दिया गया। टीएमसी के गुंडों ने इलेक्शन ऑफिस के बाहर खड़े होकर बीजेपी वर्कर्स को भगाया, जो नहीं भागा उसे मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत पार्टी को चुना था। इन परिवार के पास आज सिर्फ तस्वीरें हैं और तस्वीरों के सामने जलती अगरबत्ती। आरजीकर वो रात जिसने बंगाल को जगा दिया। 2024 कोलकाता, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ एक ट्रेनी डॉक्टर थी, रात की ड्यूटी थी, वह अपना काम कर रही थी। सुबह अचानक उसकी लाश मिली, बलात्कार और हत्या। हॉस्पिटल के अंदर पूरा बंगाल सड़कों पर आ गया, डॉक्टर ने काम बंद कर दिया, स्टूडेंट्स ने मार्च किया, महिलाएं रात को मोमबत्तियां लेकर निकली। और ममता सरकार ने क्या किया? एविडेंस मिटाने की कोशिश की, आरोपियों को बचाने की कोशिश की, डॉक्टर्स को धमकियां दी। एक बेटी का न्याय मांगना भी बंगाल में गुनाह था, जहां विरोध की आवाज को खून से दबाया जाता था, लेकिन खून में आवाज दबती नहीं, वो और बुलंद होती है। हारना आसान होता है और टूट जाना और भी आसान होता है, लेकिन जो हार कर भी नहीं टूटा वो इतिहास लिखता है। बीजेपी ने बंगाल में यही किया। 2019 लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में मोदी लहर थी, लेकिन बंगाल में बीजेपी के लिए यह सिर्फ लहर नहीं थी, यह एक करवट थी। बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती। ममता घबरा गई और घबराहट में उन्होंने वही किया जो हमेशा करती थी, हिंसा। 2019 के बाद बीजेपी वर्कर्स पर हमले तेज हो गए, घर जलाए गए, दफ्तर जलाए, कार्यकर्ताओं को मारा गया, लेकिन बीजेपी रुकी नहीं। शुभेंदु अधिकारी, वो नाम जिसने खेल बदल दिया। 2020 का आखिर टीएमसी में सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे शुभेंदु अधिकारी, बेचैन थे। शुभेंदु ने देखा ममता का दरबार अब भतीजे अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द सिमट रहा है, पुराने नेताओं को किनारे किया जा रहा है, पार्टी एक परिवार की जागीर बनती जा रही है। तब शुभेंदु ने दिसंबर 2020 में टीएमसी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए और उनके साथ आए दर्जनों टीएमसी विधायक, नेता, कार्यकर्ता। बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने ऐलान किया, नंदीग्राम से ममता खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, जहां से ममता का उदय हुआ था। 2021 असेंबली इलेक्शन, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, अमित शाह का घर घर कैंपेन, जेपी नड्डा का बंगाल दौरा, सोनार बंगाल का सपना, असल परिवर्तन का नारा। पूरे देश की निगाहें बंगाल पर थी और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में डटे थे। चुनाव हुए, रिजल्ट्स आए। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा दिया। यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि ममता को हराया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स में बीजेपी पिछड़ गई। 294 सीट में बीजेपी को मिली 77 सीटें। टीएमसी ने 214 सीटें जीती। ममता फिर मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी का सपना टूट गया। 2 मई 2021 बंगाल का सबसे काला दिन। रिजल्ट्स आते ही टीएमसी के गुंडे सड़कों पर आ गए। यह बदला था। बीजेपी वर्कर्स के घर जलाए गए, परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, बीजेपी के दफ्तर तोड़े गए। पूरे बंगाल में खून था और ममता सरकार देखती रही। हार के बाद जब असली लड़ाई शुरू हुई, तब ना कोई सरकार, ना कोई मंत्रिमंडल, ना कोई सत्ता, बस 77 विधायक और शुभेंदु अधिकारी अपोजिशन लीडर। बहुत लोगों ने सोचा अब बीजेपी बंगाल में खत्म हो जाएगी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने असेंबली में हर घोटाले को उठाया। एसएससी स्कैम पर बोले, आरजीकर पर बोले, केटल स्मगलिंग पर बोले, कोल स्कैम पर बोले, बूथ बूथ तक संगठन बनाया गया। बंगाल की जनता थक चुकी थी गुंडागर्दी, घोटालों और खून की राजनीति से, और जब जनता थक जाती है तो वह बदल देती है। 4 मई 2026 वह तारीख है, लेकिन इस तारीख को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। वो चिंगारी जिसने आग लगाई 2024 कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, वह रात के बाद बंगाल बदल गया था। कोर्ट ने सरकार को फटकारा, सीबीआई जांच में खामियां निकली, न्याय नहीं मिला। एसएससी स्कैम के हजारों पीड़ित अभी भी कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं। बेरोजगार नौजवान अभी भी नौकरी के इंतजार में थे। उद्योग नहीं थे, जॉब्स नहीं थी, रोड्स टूटी है, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं थी, स्कूल्स में टीचर्स नहीं थे। बीजेपी ने 2026 में वह गलतियाँ नहीं
नहीं की जो 2021 में हुई थी। 2021 में बाहर से नेता आए थे, बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, लेकिन ग्राउंड पर पकड़ कमजोर थी। लेकिन 2026 में जमीन से काम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में रैलियां की, लेकिन इस बार बात सिर्फ नारों की नहीं थी, बात थी आरजीकर की बेटी की। ममता की रैली में भीड़ कम होने लगी। टीएमसी के नेता आपस में लड़ने लगे। ममता ने आखिरी दाव खेला, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन सख्त थे, सेंट्रल फोर्सेस हर बूथ पर थी। 4 मई 2026 वह सुबह जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। एक एक सीट आती गई, एक एक जिला बीजेपी के रंग में रंगता गया। वह जिले जहां बीजेपी का कोई नाम नहीं था, वहां भी बीजेपी के विधायक जीत रहे थे। 15 साल की सत्ता एक दिन में खत्म। बीजेपी ने बंगाल में सरकार बना ली। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर हजारों लोग जमा थे। कोई नाच रहा था, कोई रो रहा था, कोई बस खड़ा था, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। और उस भीड़ में कहीं थी वो माएं जिनके बेटे 2021 में मारे गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। शुभेंदु अधिकारी जब स्टेज पर आए तो उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह जीत मेरी नहीं है, यह जीत उनकी है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी। अब जिम्मेदारी बड़ी है। 6 लाख करोड़ का कर्ज है, उद्योग बंद है, नौजवान बेरोजगार हैं, न्याय का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की मिट्टी में विवेकानंद का जोश है, टैगोर की संवेदना है, बोस का जज्बा है। वो बंगाल जो टूटा था वो फिर उठेगा। तो दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और AI हिस्टोडॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। जय हिंद, जय बंगाल।